गुड मॉर्निंग क्लास। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल डॉगमा या इसे हम केंद्रीय डॉगमा भी कहते हैं। ठीक है, ये जो सेंट्रल डॉगमा की प्रोसेस है इसको सबसे पहले फ्रांसिस क्रिक नाम का साइंटिस्ट था, उसने 1957 में डिस्कवर किया। उसके बाद जो फ्रांसिस क्रिक था उसने क्या बताया, सेंट्रल डॉगमा के बारे में बताया टू एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन इन तीनों के बीच में रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने सेंट्रल डॉगमा की प्रोसेस के बारे में बताया। ठीक है, देखो सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच इंस्ट्रक्शन इन डीएनए आर कन्वर्टेड इनटू फंक्शनल प्रोडक्ट्स। देखो सेंट्रल डॉगमा है, सेंट्रल डॉगमा में क्या होगा, डीएनए के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी, वो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू आरएनए के पास जाएगी और आरएनए से वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। इट मीन्स यहाँ पर डीएनए जो है वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है और इंस्ट्रक्ट करने के बाद में वो डीएनए उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से फंक्शनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, देखो डीएनए था, डीएनए में क्या हुआ, सेल्फ रेप्लिकेशन होगा ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद में डीएनए में अनुलेखन की प्रक्रिया के द्वारा आरएनए का निर्माण होगा, आरएनए से अनुवादन की प्रक्रिया के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है और यही प्रोसेस जिसमें डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, इनका निर्माण होता है, ये जो पूरी प्रोसेस है इसे हम सेंट्रल डॉगमा या केंद्रीय डॉगमा कहते हैं। ठीक है, आगे देखो क्रिक जो था उसने 1958 में बताया कि कम्युनिकेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेशन होता है मीन्स अनुवंशिक सूचनाओं का संप्रेषण, वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब है कि केवल एक दिशा में होता है। ठीक है, एक दिशा में होता है, इसीलिए उसे हम सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। देखो डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन, ये जो प्रोसेस होती है इसे हम सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रोसेस है इसमें देखो डीएनए का सेल्फ रेप्लिकेशन भी हो रहा है, उसके बाद में एमआरएनए से डीएनए का निर्माण भी हो रहा है, इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या टेमिनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। अब देखो जो बैरी, कामनर और टैमिन, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या बताया था कि कम्युनिकेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इसके लिए कॉन्सेप्ट दिए। देखो जो आनुवंशिक सूचनाओं के संप्रेषण की अवधारणा थी उसके बारे में बहुत सारी अवधारणाएं दी, जिसमें देखो फर्स्ट है कॉन्सेप्ट अबाउट द कम्युनिकेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मीन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है उनके कम्युनिकेशन या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के संप्रेषण के लिए कौन कौन सी अवधारणा दी गई। इसमें 3 अवधारणाएं थी। फर्स्ट है यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन, सेकंड है सर्कुलर और थर्ड होता है यहाँ पर रिवर्स कम्युनिकेशन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो हम इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन। यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन जो होता है उसे हम एक दिशीय संप्रेषण कहते हैं हिंदी में। यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब है कि जो सूचनाएं होंगी, आनुवंशिक सूचनाएं होंगी, उनका संप्रेषण हमेशा एक ही दिशा में होगा। ठीक है, डीएनए से एमआरएनए बना, ये जो प्रोसेस होगी देखो इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये सिंगल एक डायरेक्शन में हो रहा है। उसके बाद एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है, इसमें ट्रांसलेशन होगा और ये भी एक दिशा में हो रहा है। तो इस वाले जो फ्लो को हम क्या कहते हैं, यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन या फिर एक दिशीय संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस कम्युनिकेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज इन वन डायरेक्शन। मीन्स इस कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या होता है कि जब प्रोटीन का निर्माण होता है उस समय पर जो आनुवंशिक सूचनाओं का संप्रेषण होगा वो हमेशा एक ही दिशा में होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन कहेंगे। इज दैट क्लियर कि यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन में क्या होगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ओनली वन डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होगा। कब होगा, जब वहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है या ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखो यहाँ पर 3 प्रोसेस होंगी। 3 प्रोसेस होने का क्या मतलब है, फर्स्ट देखो रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन में जो डीएनए होता है वो सेल्फ रेप्लिकेशन करता है। ठीक है, डीएनए सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, तो डीएनए को सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए किसकी नीड होती है, एक टेम्पलेट की। ठीक है, डीएनए को जब एक टेम्पलेट मिल जाता है, देखो वंस डीएनए स्ट्रैंड वर्क एज ए टेम्पलेट, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड मिलेगा, उसके ऊपर नए डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है, इसे हम क्या कहते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन। और इसमें देखो डीएनए जो है उसका स्ट्रैंड
खुद ही वो उसका खुद का ही स्ट्रैंड जो होता है वो एक टेम्पलेट की तरह काम करता है, इसीलिए इसे हम डीएनए सेल्फ रेप्लिकेशन, डीएनए स्वतः प्रतिकृति की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, जितने भी आरएनए हैं, कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ये तीनों जो होते हैं ना, ये ऑल आरएनए फॉर्म ऑन डीएनए टेम्पलेट। इन सब का निर्माण किसके ऊपर होता है, डीएनए के टेम्पलेट के ऊपर आरएनए का निर्माण होता है, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है नेक्स्ट ट्रांसलेशन या अनुवादन। ट्रांसलेशन की प्रोसेस में क्या होगा, एमआरएनए का जो टेम्पलेट होता है ना, उसके ऊपर राइबोसोम यूनिट अटैच हो जाती है। राइबोसोम यूनिट कल बताया था कि इस तरह से स्मॉलर सब यूनिट और नीचे की तरफ लार्जर सब यूनिट होती है, और इन दोनों के बीच में एमआरएनए का टेम्पलेट, एमआरएनए जो होता है ना उसका स्ट्रैंड होता है, और ये दोनों आपस में किसके द्वारा जुड़ी हुई रहती है, मैग्नीशियम आयन की सांद्रता के कारण ये आपस में जुड़ी हुई रहती है। तो देखो, जब ये एमआरएनए का टेम्पलेट है, इसके ऊपर राइबोसोम यूनिट अटैच हो जाती है, तो यहाँ पर ये क्या करता है, इधर क्या होगा, यहाँ पर अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, और प्रोटीन की अमीनो एसिड जो होंगे यहाँ पर बनेंगे। इन अमीनो एसिड में आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। जब बहुत सारे अमीनो एसिड यहाँ पर जुड़कर क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन, और अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन जो होगी उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो सेकंड आता है सर्कुलर कम्युनिकेशन। फर्स्ट था हमारा यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन, सेकंड है सर्कुलर कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन था बैरी कॉमनर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1968 में दिया था। इसमें क्या होगा, डीएनए से आरएनए के पास जाएंगी सूचनाएं, आरएनए से प्रोटीन बनाएगी, और प्रोटीन बनाने के बाद ये जो प्रोटीन होता है ये वापस से आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, और इस आरएनए से वापस से डीएनए बनेगा। ये देखो कैसे होता है कि जब डीएनए से इंफॉर्मेशन आई, डीएनए से जब इंफॉर्मेशन आएगी तो वो क्या करेगी, आरएनए के पास जाएगी। डीएनए जो होगा वो आरएनए का फॉर्मेशन करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और उसके बाद आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, डीएनए था, डीएनए के पास इंफॉर्मेशन आई, वो इंफॉर्मेशन आरएनए के पास आई, और आरएनए ने क्या किया, उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट किया अमीनो एसिड के सीक्वेंस में, और बहुत सारे अमीनो एसिड जो होंगे वो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करेंगे, और वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी वो क्या बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी। ठीक है, और ये जो प्रोटीन फॉर्मेशन हुआ ये वापस से आरएनए सिंथेसिस को इंस्ट्रक्ट करता है, या ये प्रोटीन जो होगा ये वापस से आरएनए के निर्माण को निर्देश देता है, और उसके बाद जब ये आरएनए का निर्माण हो गया उसके बाद में यहाँ पर वापस से ये जो आरएनए होगा ये डीएनए के निर्माण को इंस्ट्रक्ट करेगा, डीएनए को निर्देश देगा। ठीक है, ये कंप्लीट प्रोसेस पूरी एक साइकिल में हो रही है। डीएनए के पास इंफॉर्मेशन आई, डीएनए से आरएनए के पास आई, आरएनए ने उसको ट्रांसलेट किया अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड के बाद वहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। प्रोटीन जो होगा वो वापस से आरएनए के सिंथेसिस को इंस्ट्रक्ट करता है, और उसके बाद में जो आरएनए होगा वो वापस से डीएनए के सिंथेसिस को इंस्ट्रक्ट करेगा। इस प्रोसेस को हम सर्कुलर कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सर्कुलर फ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, मीन्स इसे क्या बोलते हैं, हाँ, वृत्ताकार संप्रेषण। ठीक है, पूरा एक सर्किल घूम रहा है तो इसे हम वृत्ताकार संप्रेषण कहते हैं। उसके बाद थर्ड आता है रिवर्स कम्युनिकेशन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसमें क्या होगा, डीएनए है हमारा, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी तो आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होगा। ठीक है, तो आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होगा, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन। और देखो इसमें क्या होता है कि जो आरएनए होता है ना वो भी क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा डीएनए का निर्माण करता है। इस प्रोसेस को बाल्टीमोर और टैमिन, इन्होंने 1964 में इस प्रोसेस को बताया और उसे टैमिनिज्म कॉन्सेप्ट कहा। ठीक है, टैमिनिज्म अवधारणा कही। इसे देखो रॉस सार्कोमा वायरस में डिस्कवर किया गया। यहाँ पर क्या होता है, एवियन माइलोब्लास्टोसिस वायरस होता है जो कि बर्ड्स में, पक्षियों में कैंसर को कॉज करता है। ठीक है, तो देखो अगर वहाँ पर वायरस है, इट मीन्स वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आरएनए होगा।
ठीक है। तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, उसमें कैंसर कॉजिंग जीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो वायरस का आरएनए है ये क्या करेगा, इस आरएनए से डीएनए में ये जो आरएनए होगा ना वायरस का, ये अपनी सूचनाओं को डीएनए के पास ट्रांसक्रिप्ट करेगा, ठीक है। डीएनए के पास, वहाँ पर जब यूकेरियोट्स में हो रहा था तो वहाँ पर क्या होता है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है जिससे आरएनए के पास सूचनाएं जा रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है वायरस के अंदर कि जो आरएनए, वायरस का जेनेटिक मटेरियल हो गया आरएनए के पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, उसमें क्या होगा, जीन्स प्रेजेंट होंगे, कैंसर कॉजिंग जीन। और ये जो आरएनए होगा ये इस कैंसर कॉजिंग जीन को स्टेबल बनाने के लिए, इसे परमानेंट हेरिडिटरी मटेरियल बनाने के लिए ये इसे डीएनए में ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, रिवर्स प्रोसेस हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की रिवर्स प्रोसेस होती है, इसीलिए इसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एंजाइम हमारे लिए काम करेगा वो कौन सा, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्यों करेगा यहाँ पर ये वाला एंजाइम, क्योंकि सूचनाओं का जो संप्रेषण हो रहा है वो आरएनए से डीएनए की तरफ हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, ताकि वो जो जेनेटिक मटेरियल है या वो जो जीन है वो परमानेंट और हेरिडिटरी पार्ट का फॉर्मेशन कर सके, ठीक है। इसीलिए स्थायी और आनुवंशिक भाग का निर्माण कर सके, इसलिए जो वायरस का आरएनए होता है वो डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन करता है और इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। कंप्लीट है, सेंट्रल डॉग्मा कंप्लीट हो गया।